नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिविल लाइन का कार्य लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुका है। ईएमएस इंफ्राकॉन नाम की कंपनी है, जिसे टेंडर दिया गया था। कंपनी की ओर से काम में ढिलाई के चलते लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बदहाल हालत में लोग जीने को मजबूर हैं। क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ लोगों ने कंपनी के दफ्तर पर ताला भी जड़ दिया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीवर के कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए मुसीबतें बन रही हैं। ईएमएस इंफ्राकॉन नाम की कंपनी थी, जिसे टेंडर दिया गया था, और अब इसी को लेकर काम न होने पर लोगों में आक्रोश है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीवर लाइन का काम न होने की वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ईएमएस इंफ्राकॉन नाम की कंपनी है, जिसे इसका टेंडर दिया गया था, लेकिन काम में लापरवाही बढ़ती गई और काम नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोगों को इसका भुगतान भरना पड़ रहा है। लोग बदहाल हालत में जीने को मजबूर हैं, और यही वजह है कि लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने कंपनी के दफ्तर पर ताला भी जड़ दिया है। सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो विषय तय हुआ है, जो अनुबंध है कि हर जगह नाली बननी है, वो नाली बननी चाहिए। हमारा विषय इतना है कि आप कहीं पे खुदाई करते हैं तो एक दिन पहले उस क्षेत्र की जनता को सूचित करें कि कल हम आप खुदाई करेंगे, आप अपनी व्यवस्था कर लें। हमारा विषय इतना है कि आपकी खुदाई के दौरान अगर क्षेत्र की जनता का कोई नुकसान होता है, पानी का कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि गर्मी का समय है, पानी का अभाव है, तो आप उसको तुरंत रिपेयर करें। उसके लिए जनप्रतिनिधि को आपके पीछे ना भागना पड़े, आपको जगह जगह लेके ना जाना पड़े। वहीं जोशीमठ क्षेत्र की सीमांत नीति घाटी बॉर्डर एरिया को मलारी जोशीमठ से जोड़ने वाली एकमात्र लाइफ लाइन हाईवे रोड पर आवाजाही सुचारू करने के लिए बीआरओ की टीम जान से जुटी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीआरओ के एक्सपर्ट इंजीनियरिंग अधिकारी की टीम और मजदूर द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मलारी कैलाशपुर के समीप बारांश नामक स्थान पर बीआरओ द्वारा नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्य में रुकावट पैदा हो रही। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब बता दें कि नदियों के किनारे से अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जाएगा। 23 नदियों के किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाने की अब कार्रवाई की जाएगी। दूसरे चरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी, जहां पर गलत तरीके से दुकान, मकान और आवासीय परिसर बनाए गए हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। तो नदियों के किनारे जो अवैध अतिक्रमण किया गया है, उसे हटाया जाएगा। 23 नदियों को चिन्हित किया गया है, जिनके किनारे से अवैध बनी हुई दुकानें, मकान और आवासीय परिसर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ जेएमवीएन में पीआईयू के अधिकारी, आईएनआई के डिजाइनर, कंसल्टेंट, वाडिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ और तकनीकी एक्सपर्ट के साथ संचालित निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों के लिए जरूरी सामग्री को एडवांस में मंगवाया जाए।
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों का प्राथमिकता पर रखते हुए मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए। जो श्रमिक छुट्टी पर जा रहे हैं उनका रिप्लेसमेंट रखा जाए ताकि कहीं भी कोई व्यवधान न आए। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्थाओं ने बद्रीनाथ में संचालित कार्यों की प्रगति से जिलाधिकारी को अवगत कराया। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आर्थिक मामलों को लेकर मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। उत्तराखंड के पक्ष में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को यह पत्र लिखा गया है, जहां पर सीलिंग को लेकर ये पत्र लिखा गया है। सीलिंग तय होने के बाद परियोजना का जो परियोजना है उस पर संकट मंडरा रहा है। पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम धामी, जहां पर परियोजनाओं को सीलिंग से बाहर रखने की बात की जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां पर पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को लेकर सीएम बात करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर सीएम धामी पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड के पक्ष में जो मंत्रालय को पत्र लिखा है उसकी पूरी जानकारी भी साझा की जाएगी। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कच्चे शराब का जखीरा तो आबकारी विभाग को मिल जाता है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी आबकारी विभाग द्वारा नहीं की जाती। एक बार फिर हरिद्वार में कच्चे शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है। आबकारी विभाग की टीम ने पथरी क्षेत्र के गांव केदारपुर में कच्चे शराब की भट्टियां नष्ट करते हुए कच्ची शराब बरामद की है। हर बार की तरह इस बार भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मौके से पहले ही शराब तस्कर फरार हो गए। पथरी शराब कांड के बाद आबकारी विभाग लगातार कच्चे शराब के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में केदारपुर गांव में पथरी नाले के पास अलग अलग स्थानों पर लगभग हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया है और कच्ची शराब के साथ अवैध शराब बनाने वाली भट्टियां भी नष्ट की गई। पथरी नाले पे दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लहन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहाँ जहाँ अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहाँ पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर ईटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और मदिरा दुकानों पर उपभोक्ताओं को एमआरपी दर पर शराब उपलब्ध हो। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सैलानियों के लिए एक बार फिर से फूलों की घाटी खोली जा रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है फूलों की घाटी, जहां पर 2 जगहों पर हिमखंडों के बीच में गुजरना पड़ेगा सैलानियों को। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 87.50 वर्ग मीटर में ये फूलों की घाटी फैली हुई है, जिसको आज से सैलानियों के लिए अब खोला जा रहा है। बता दें कि फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध है, जो कि 2 जगहों पर हिमखंडों के बीच में सैलानियों को इस घाटी के लिए गुजरना पड़ेगा। तो फूलों की घाटी को सैलानियों के लिए खोला जा रहा है, जहां पर अब 2 हिमखंडों के बीच से सैलानियों को गुजरना पड़ेगा और विश्व प्रसिद्ध घाटी है, जो कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की तरफ से इस घाटी को खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
उधर हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र स्थित खेलडी गांव निवासी किसान की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले मृतक के सगे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी बाल सिंह ने खेत में काम कर रहे अपने ही सगे भाई राजपाल सिंह की धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने राजपाल सिंह की हत्या के बाद उसके हाथ तक काटकर धड़ से अलग कर दिया और फिर आग लगाकर उसके शव को जलाकर फरार हो गया। आरोपी बाल सिंह के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त की गई धारदार हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। रोशनाबाद स्थित कार्यालय में एसएसपी अजय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। इस मामले में फरार चल रहे बाल सिंह के 2 बेटे को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर जो हमने फॉरेंसिक टीम कलेक्ट की और जो उनके परिजनों से मृतक की जानकारी करी तो उससे पता चला कि पूर्व में भी एक पारिवारिक विवाद उनका अपने चाचा और अपने उनसे चल रहा था और उसमें पहले पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज था। इस संबंध में शक के आधार पर पुलिस टीम ने जब उनके घर में तलाश करी तो वो घर पर नहीं मिले और चूंकि हत्या दिन के 12 बजे ही हो गई थी और सूचना करीब 8 घंटे बाद मिली थी तो लगातार इसमें हमारी सीआईयू की टीम और जो हमारी थाना की पुलिस है मॉनिटरिंग की जा रही थी और इसको जो है जो अभियुक्त इसमें बाल सिंह है जो उसको गिरफ्तार किया गया है जो रिलेशन में ही आता है उसके और ज़मीन के विवाद को लेकर जो आवेश में आकर अकेला देखकर इसके द्वारा जो है पाठल से हत्या कर दी गई थी। पाठल भी बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ हत्या के दौरान चूंकि काफ़ी वार किए गए थे तो जो खून के छींटे उसके शर्ट आदि पर आए थे वो सब बरामद कर लिए गए और उसके द्वारा भी अपने जुर्म करने की बात बताई गई कि उसके कारण क्यों ये हत्या की गई। वहीं हरिद्वार ग्रामीण के विधायक अनुपमा रावत की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता से झड़प हो गई, जिसके बाद अनुपमा रावत ने प्राधिकरण ऑफिस में खूब हंगामा किया। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिशासी अभियंता माधवानंद जोशी ने विधायक से लिखित माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मैं सचिव महोदय के पास आई थी। मेरे क्षेत्र में जो गरीब वर्ग है, जो 40-40 साल पुराने, सचिव महोदय कहते हैं जी 21 के बाद 2021 के बाद हम ये रूल लाए। तो मुझे बताइए जिनके मकान 40-40 साल पुराने बने हुए हैं उनको नोटिस क्यों उनके घरों में चस्पा किए जा रहे। मैं उस बात को लेकर सचिव महोदय के पास आई, वो बैठे नहीं थे। मैंने उनके ही चपरासी भाई जो बाहर बैठे थे उनसे कहा भैया जरा बताइएगा एक्शन महोदय का दफ्तर का है, मैं उनसे अपने क्षेत्र के काम के स्टेटस जान लूं। मैं अंदर गई, जिस तरीके का उनका रवैया था, मतलब किसी भी आम जो हमारा एक सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं या आम जनता आती है तो उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और जो हमारे अधिशासी बनता है उनसे मैंने कहा कि भाई इस तरह की नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने एक जो एक्ट किया उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांग ली है, क्षमा कर दी है और लिखित में माफ़ी मांगी, तो उससे ये प्रकरण समाप्त हो गया है। वो कानून सम्मत है। वो जो भी है, यदि 40 साल पुराने नोट है कोई निर्माण तो उसकी जांच करेंगे हम लोग। जांच में यदि ये पाया जाता है कि गलत नोटिस जारी किए हुए हैं पुराने निर्माण तो उसमें तो कार्रवाई होगी। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के डूंगरपुर में राजकीय विद्यालय के अध्यापक द्वारा बच्चे को बेल्ट से पीटने का मामला सामने आया था। मामले में 2 माह बीतने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाराज परिजनों ने ग्राम प्रधान ने पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर से शिकायत की। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने सीओ को बताया कि राजकीय विद्यालय के एक अध्यापक द्वारा उनके बच्चे को बेल्ट से पीट कर घायल कर दिया गया था। इसका विरोध किए जाने पर अध्यापक द्वारा जाति सूचक शब्दों का अपमानित भी किया गया था। इस बाबत पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीओ ने मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ जल्द कार्रवाई कराने का भरोसा भी दिया है। में भी आई थी बातें, मैंने इनके बारे में सीओ साहब से बात की थी। मैंने सर इसकी जांच करके इसके जो भी हो दोषी उसको सजा दी जाए। बट सीओ साहब बोलने लगे हम जांच कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुका है इस मामले को। और मैंने ये मामला घर पे बैठ के आपस में बैठ के मैंने कहा चलो आपस में बैठ के जो भी गलती होगी
वो गलती मान लेंगे, एक बार वो देख लेंगे, तो वो दूसरे पक्ष ने जिसने इसके साथ बच्चे के साथ मारपीट की, जिसका नाम चंद किरण है, मास्टर है वो, गांव के स्कूल में पढ़ाता था, उनको बुलाने की कोशिश की तो उन्होंने बच्चा रोता आया तो बच्चे छोटे छोटे करने के ताऊ खड़ा हुई है तो उस टाइम सो रहे थे, 1 बजे की बात थी। तो बच्चा रोता आया, हमने कहा भाई क्या बात होगी, कहना तो मास्टर ने बैटों से छिता, 2-3 बैट कमर में मारी, 2 तीसरे में मारी। हमने जाते मास्टर को कहा भाई मास्टर तुमने क्यों मारा? अब मैं कहना तुम तो शबार गिट रहा, तुम तो नहीं पीटोगे, जो तेरे बस्ता उखाड़ ले। तो उस टाइम वो गेट बंद कर रहा था, उसने कहा जो तेरा होगा कर लिया। तो हमने कार्रवाई करी चौकी में भी, कहीं भी, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में टीन शेड में सो रही महिला के पास से बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। बीती देर रात को एक महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ सो रही थी। महिला के पास सो रहे उसके बच्चे की किसी ने चोरी कर ली। जैसे ही मां की आंख खुली तो उसका बच्चा उसके पास नहीं था। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई कर बच्चे की तलाश करने की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई। टिन शेड के नीचे एक मां अपने बच्चे के साथ सो रही थी और इस दौरान अचानक उसके बच्चे को कोई उठाकर ले गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद भी महिला जब अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाई, उसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की तरफ से पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है और जल्द ही मासूम का पता लगाया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं बच्चे के लापता होने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे देश में बीजेपी की ओर से महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार के विकास की योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने इसी के तहत अपनी रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का आगाज किया जा चुका है और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस अभियान को सभी लोकसभा और विधानसभाओं में लेकर आगे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के महासंपर्क अभियान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जनता पूछ रही है कि 2014 में जो वादे किए थे वे कहां तक पूरे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। इसके अंदर 1 महीने का कार्यक्रम रहेगा। पहले आज प्रधानमंत्री जी ने उसकी आगाज की है और फिर लोकसभा पर कार्यक्रम होंगे, विधानसभा में कार्यक्रम होंगे, फिर आखिरी 10 दिन में जब महाजनसंपर्क अभियान होगा। तो मोदी जी 9 साल को एक बेहूशाली शासन दिया है, उस शासन काम को हम जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। एक राजनीतिक दल के कारण हमारा काम भी बनता है, एक रिपोर्ट कार्ड पेश करें। लगातार हर साल हम रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और अब भी हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। और 10वां वर्ष शुरू हो रहा है, तो आज देश की जनता इस बात को पूछ रही है कि ये बताइए कि 2014 में जो बातें कही थी वो कोई बात पूरी नहीं हुई। जब आप सरकार में आ गए, आपने जितनी योजनाएं शुरू की थी सारी योजनाएं फ्लॉप हो गई। आपने नोटबंदी करी तो नोटबंदी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। आज देश का जीडीपी जो है वो कितना नीचे चला गया। आज देश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी नीचे चली गई। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, सब फेल हो गया। शिक्षा नीति का कोई दिशा ही नहीं है कि शिक्षा नीति की आपकी दिशा क्या है। पूरे देश के जितने उच्च शिक्षा के तमाम संस्थान हैं वहां पर शोध के काम नगण्य हो गए। रिसर्च के लिए पैसा आपने कम कर दिया, आपने बजट कम कर दिया, आपने रक्षा का बजट कम कर दिया। और मैंने आपसे कहा कि 2014 का तो जो नारा था,
उधर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर देहरादून में सूचना विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस प्रदर्शनी के अलावा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सूचना विभाग द्वारा सैकड़ों स्टॉल भी रेस कोर्स के बन्नू स्कूल में लगवाए गए। सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी द्वारा शुरू की गई इस पहल से ऐसे कई उत्पादक हैं जिन्होंने ऐसे आयोजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दिल से आभार जताया है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को क्या लैक करते हैं, हम लोग खासकर कह लीजिए लेडीज़ जो होती है वो रिस्क फैक्टर नहीं लेती है। तो जितने हमारे एसएचजी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, हमें प्रमोशन का प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि सेल्स हमारा कोटे नहीं होता है। हम लोग बना सकते हैं पर उसको प्लेटफॉर्म तक ला नहीं सकते। तो बस उसी काम को करने का जो है कि सरकार कर रही है, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रही है। इससे पहले आपका सर्वे ऑफ इंडिया में मिलेट फेस्ट हुआ, उसमें Y20, G20 सब जगह प्रमोट किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। हाँ सर, मैं तो सबसे पहले मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सीएम साहब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जो हम युवाओं के बारे में, भविष्य के बारे में जो सोच रहे हैं हम लोगों के बारे में। और जैसे कि हमारा मेन, मैं आपको जैसे कि हमारे जो बड़े भी हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया था, तो उन्होंने मशरूम से स्टार्ट किया था, तो बाकी उन्होंने उसके बाय प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने बायो प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू किया, तो उन्होंने 3 साल मार्केट में R&D की और डोर टू डोर मार्केटिंग की जाके, और पिकल्स का रिव्यू लिया मार्केट से। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट से पिकल्स का। तो उसके बाद भैया ने ऐसे जगह जगह पे स्टॉल लगाना शुरू किया गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि हमें जैसे एग्रीकल्चर की तरफ से स्टॉल प्रोवाइड हुए थे, तो भैया ने स्टार्ट किया कि जगह जगह स्टॉल लगाकर अपने ब्रांड को प्रमोट। नमस्कार, मेरा नाम श्यामा देवी चौहान है। महिला जागृति स्वयं सहायता समूह जय माता दी ग्राम संगठन ब्लॉक विकास नगर ग्राम फतेहपुर की रहने वाली हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं का और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के द्वारा जो लाभ मिला है समूह में, हमने उसी का लाभ उठा के ये काम शुरू किया है। जो सरकार ने बिना ब्याज का ऋण महिलाओं को दिया है, उसी ब्याज से हमने अपना कार्य शुरू किया है, जिसमें कि राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि हमें आगे भी इसी तरीके से काम मिलता रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहें। उनका धन्यवाद। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।